हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रियंका सिंह और हम शुरू करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत से चैप्टर नंबर 43 जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। आज खुश तो बहुत होंगे ना आप। आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में बात जो करने वाली हूँ, आप दिन रात इसी का तो सपना देखते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी को पूरी डिटेल में और आपको आपके सपने के एक कदम और करीब पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यूपीएससी का मेंशन कहाँ है और ये क्रिएट कैसे हुई। यूपीएससी क्रिएट हुई है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है। अब इसका मेंशन कहाँ है? इसका मेंशन है पार्ट 14 में, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के कॉम्पोजिशन की। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स और चेयरमैन हैं। इसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन और मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं दी गई है, यानी कि ये बोला गया है कि एक चेयरमैन होने चाहिए और उसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कॉम्पोजिशन को उतने मेंबर्स होने चाहिए। यूजुअली ये नंबर 9 से 11 मेंबर्स का होता है और उसमें चेयरमैन भी इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा उसके बारे में जो भी क्वालिफिकेशन है कुछ भी अलग से नहीं बताई गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि जो कमीशन के आधे मेंबर होने चाहिए उन्होंने कभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एटलीस्ट 10 ईयर्स तक काम किया हो। और अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन रखनी है तो उसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, या फिर कोई कंडीशन ऑफ सर्विस रखनी है तो उसको भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं टेन्योर की। तो जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं इनका टर्म या तो 6 ईयर्स तक का रहे और या फिर जब तक इनकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए। इन शॉर्ट 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, इसमें से जो भी पहले हो जाएगा वहां तक इनका टर्म बना रहेगा। इसके अलावा अगर कोई मेंबर अपना टर्म पूरा नहीं करना चाहता और पहले ही रिजाइन कर देना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट को रिटन में रेजिग्नेशन अपनी सबमिट कर सकता है और उनको उनके ऑफिस से एक्सपायरी से पहले ही रिमूव भी किया जा सकता है। मेंबर्स को जो रिमूव करेंगे वो हमारे प्रेसिडेंट ही होंगे और उस तरीके से करेंगे जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब रिमूवल के बाद हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कभी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होता है या फिर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में अनेबल होते हैं तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं, एक्टिंग चेयरमैन की तरह से अपॉइंट कर सकते हैं। और वो चेयरमैन कब तक काम करेगा? जब तक जो एक्चुअल चेयरमैन है वो अपने ऑफिस में वापस अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन नहीं कर लेते। अब हम बात करते हैं रिमूवल की। रिमूवल के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट चेयरमैन या यूपीएससी के किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हों या फिर अपने ऑफिस के टाइम में, यानी कि जब वो यहाँ पे ऑफिस सर्व कर रहे हैं उस टाइम में वो कहीं बाहर भी एम्प्लॉयमेंट ले लें या बाहर भी कहीं जॉब कर रहे हों, और या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो अनफिट हों अपनी माइंड या बॉडी की वजह से। इन सर्कमस्टांसेस में चेयरमैन को या मेंबर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर चेयरमैन पे मिसबिहेवियर का चार्ज लगा है तो भी प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उन पे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी। ये चेक किया जाएगा कि जो उनके ऊपर मिसबिहेवियर के एलिगेशंस लगे हैं वो सही हैं या नहीं। अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो भी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसका जो भी डिसीजन आता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब प्रेसिडेंट को वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के इंडिपेंडेंस की, यानी कि अपने फंक्शनिंग के टाइम पे यूपीएससी को कुछ सर्टेन इंडिपेंडेंसेस दी गई हैं जिसको वो एंजॉय करती है और तब जाके अपना जो काम है उसको इम्पार्शियल तरीके से कर पाती है। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि जो भी यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर होंगे उनको जब भी ऑफिस से रिमूव किया जाएगा तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेंगे। और कैसे करेंगे? जो भी तरीका उनको मेंशन किया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में उस प्रोसीजर को फॉलो करके। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर उन पे कोई भी चार्ज लगाया जा रहा है तो उसके लिए पहले, अगर कोई चार्ज मिसबिहेवियर का लगाया जा रहा है तो उसके लिए पहले इंक्वायरी बैठेगी। तो इसका मतलब उनको हटाना इतना आसान नहीं है। हमारा कंडीशंस ऑफ सर्विस जो भी होंगी, जो भी उनके रिक्रूटमेंट के टाइम पे उनको सर्विस कंडीशंस बताई जाएंगी, उनको फिर उनके डिसएडवांटेज में, वही जैसे मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बताया है कि जैसे अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपकी सैलरी 1 लाख है या कोई और कंडीशन या कोई और पावर आपको दी गई थी अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और बाद में फिर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं भाई नहीं, आपकी सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपए है और इसके अलावा आपको कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, हम जो कहेंगे आपको तो वही ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी पे आप इतना प्रेशर रखोगे तो वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगी ना। तो इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। तो अगर फाइनेंशियली भी आप किसी को ऑब्लाइज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि बंदा दूसरी तरफ से इंटरेस्ट देखेगा, दूसरी तरफ से कहाँ से पैसा आ रहा है वो ढूंढने की कोशिश करेगा। जो सर्विस कंडीशंस आपको उस टाइम पे बताई गई थी जब आपने जॉब ज्वाइन की है वो सर्विस कंडीशंस आपकी डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो भी सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन्स होती हैं चेयरमैन की और मेंबर की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं।
चार्ज्ड होती हैं का मतलब वो नॉन वोटेबल होती हैं। इसका मतलब उनके ऊपर डिस्कशन तो होगा लेकिन उनके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। इट मीन्स कि उन्हें चेंज नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो भी यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो जब एक बार रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकते, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई और जॉब नहीं कर सकते। अब ये तो था चेयरमैन के केस में। अगर कोई मेंबर रिटायर हो रहा है, अगर कोई मेंबर अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं कि वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। यानी पहले वो मेंबर थे, अपनी पोजीशन से वो रिटायर हो गए, अब वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट की एम्प्लॉयमेंट वो नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो चेयरमैन हो या मेंबर हो, जिस भी पोजीशन से वो रिटायर हुए हैं उस सिमिलर पोजीशन पे वो रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। अब हमने इंडिपेंडेंस की बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस दी गई है ये क्या करने के लिए, कौन से फंक्शंस करने के लिए यूपीएससी को दी गई है। तो सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन तो वही जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यही है कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए या फिर सेंट्रल सर्विसेज के लिए या पब्लिक सर्विसेज के लिए जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज में होती हैं उनके लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद में जो कैंडिडेट्स वहाँ से सिलेक्ट होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट करके उनको अलॉटमेंट देते हैं। जो भी कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं उनको प्लेस करते हैं स्टेट्स में या फिर जो भी पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है यूपीएससी को कि आप हमारे लिए भी एक जॉइंट रिक्रूटमेंट प्लान बना दीजिए या जॉइंट रिक्रूटमेंट सर्विसेज बना दीजिए, तो यूपीएससी उसमें भी उन्हें असिस्ट कर सकता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जब भी कोई कैंडिडेट यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए हुए एग्जाम से रिक्रूट होके जाते हैं तो वो जाते तो स्टेट्स में ही है ना, पर्टिकुलर स्टेट का कैडर उन्हें मिलता है और फिर वहाँ पे कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट उन्हें मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि स्टेट की नीड्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा क्या है कि वो स्टेट की नीड्स को सर्व करते हैं जैसा स्टेट गवर्नर उनको रिक्वेस्ट करते हैं और अप्रूवल उससे पहले किसकी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की। इसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट होगा सिविल सर्विसेज के लिए या सिविल पोस्ट के लिए उससे यूपीएससी की रिकमेंडेशन ली जाएगी या कंसल्टेशन ली जाएगी। उसके अलावा अगर कहीं कोई प्रमोशन या ट्रांसफर करने हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के तो भी पहले हमें यूपीएससी की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ये देखना कि कोई भी कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं सिविल सर्विसेज के लिए या जो भी पोस्ट हमने ऑफर की है उनको उसके लिए, या प्रमोशन या ट्रांसफर करने के केस में या फिर किसी एक सर्विस से अदर सर्विस में जाने के लिए या डेप्यूटेशन के लिए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो पहले यूपीएससी का रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप इस मैटर को देख लीजिए और फिर जब तक यूपीएससी उसे रेटिफाई नहीं करेगा तब तक वो पूरा नहीं होगा प्रोसेस। कोई भी अगर डिसिप्लिनरी मैटर है जो कि किसी भी ऐसे पर्सन के ऊपर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सिविल कैपेसिटी में काम कर रहा है, जैसे कि अगर उस पर सेंसर लगाना हो या फिर उसके इंक्रीमेंट्स को रोकना हो, उनके प्रमोशंस को रोकना हो, उन्होंने कोई लॉस करा दिया उसकी रिकवरी करनी है, या फिर एक बहुत ही खतरनाक केस जहाँ पे एम्प्लॉयज का या फिर सिविल सर्वेंट्स का डिमोशन हो जाता है या उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है या उन्हें सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है, उस केस में भी पहले हमें यूपीएससी से रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि अपॉइंट भी तो उन्होंने किया था ना, तो अब उनके मेंबर्स पे क्या कार्यवाही होनी है इसका डिसीजन भी वो ही लेंगे। अब मान लीजिए कि अपनी ड्यूटी करते टाइम किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं तो वो जो वो केस लड़ेंगे उसका पैसा उनको रीइंबर्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये भी यूपीएससी ही डिसाइड करेगी। और अगर ड्यूटी के टाइम पे किसी भी पर्सन को कोई इंजरीज हो जाती हैं तो उनको उसका क्लेम देना है वो भी यूपीएससी ही रिकमेंड करेगी। या फिर कहीं कोई टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट्स करने हैं या फिर उन टेम्पोरेरी अपॉइंटमेंट्स को 1 साल से ज़्यादा होने पर उन्हें रेगुलराइज करना है, किसी सिविल सर्वेंट की सर्विसेज को एक्सटेंड कराना है या फिर किसी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को री एम्प्लॉय कराना है तो वो मैटर भी यूपीएससी ही देखेगी। या फिर कोई भी पर्सनल से रिलेटेड मैटर जो होगा वो सभी यूपीएससी ही देखेगी। आपको समझाने के लिए ये सारे पॉइंट्स मैंने बोल दिया, आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये हैं कि अगर अपॉइंट सिविल सर्वेंट्स को यूपीएससी ने किया है किसी भी कैपेसिटी में या किसी भी रैंक के हैं वो, अगर उन्हें यूपीएससी ने अपॉइंट किया है तो मोस्टली उनसे रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो यूपीएससी ही देखेगी। ये आपके समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अभी जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनके रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये दिया है कि अगर यूपीएससी ने अपने किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में जो भी केस चल रहा है या जो भी उनकी ग्रीवियंसेस हैं, अगर यूपीएससी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया या उनको कोई रेमेडी नहीं दी तो फिर उनके पास कोई रेमेडी नहीं होगी कोर्ट में जाने की। इसका मतलब कि अगर यूपीएससी ने उनकी हेल्प नहीं की तो वो कोर्ट में भी कोई मदद नहीं ले। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड भी कर सकती है, यानी कि उनके ऊपर एडिशनल फंक्शंस भी इंप्लीमेंट कराने
चलाने के लिए ऑर्डर्स दे सकती है कि आप ये फॉलोइंग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यूपीएससी एनुअली यानी कि हर साल अपनी परफॉर्मेंस पे एक रिपोर्ट बनाती है और वो रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देती है। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखते हैं और ये बताते हैं कि किस किस केस में कमीशन ने क्या क्या एडवाइस दी है और वो कब एक्सेप्ट हुई है, कब एक्सेप्ट नहीं हुई है, और अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है तो उसका क्या रीजन है। अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि यूपीएससी के फंक्शंस क्या हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का कि यूपीएससी की लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि कौन सी ऐसी ज्यूरिस्डिक्शंस हैं इन केसेस में हमको यूपीएससी की कंसल्टेशन नहीं लेनी है, वो इस पर्व्यू से बाहर है। पहला, अगर हम किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए कोई रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो वो कौन डिसाइड करेगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हम किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिजर्वेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम कमीशन या ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं या फिर ऐसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं जो डिप्लोमेटिक नेचर की हैं, और उसके अलावा जब ग्रुप सी और डी सर्विसेज के लिए हम सिलेक्शंस कर रहे हैं, हम मतलब गवर्नमेंट, तो वहाँ पे हम यूपीएससी को इस पर्व्यू से बाहर रखेंगे, उनकी कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। या फिर अगर हम टेम्पोरेरी पीरियड के लिए कोई भी ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं तो भी हमें यूपीएससी की कंसल्टेशन लेना जरूरी नहीं है। इसके अलावा और भी मैटर्स में प्रेसिडेंट एक्सक्लूड कर सकते हैं यूपीएससी को इस पर्व्यू से कि कहाँ कहाँ हमें उनकी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई भी रेगुलेशंस बनाई हैं तो उसको उन्हें दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे 14 डेज के लिए रखना होगा। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनको अमेंड भी कर सकती है या फिर रिपील भी कर सकती है, यानी कि खत्म कर सकती है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के रोल की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के रोल को एक वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कहा गया है। इसका मतलब जिन लोगों के पास भी मेरिट है, जिन लोगों के पास भी क्षमता है, टैलेंट है, हुनर है, तो उन लोगों को अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पहचानना और उन्हें सही जगह पे अपॉइंट करना, ये किसका काम है, यूपीएससी का। तभी तो आप देखते हैं किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, किसी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, जिसने अपनी मेहनत से वो एग्जाम क्वालिफाई किया, अपनी पोस्टिंग वहां पा लेता है जहां उसने सपना देखा होता है। जैसे सपने आप देख रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी सही जगह प्लेसमेंट मिल जाएगी। जो सपना आपने देखा है आपका सपना भी जरूर पूरा होगा। फाइनली अब हम अपने चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्ट कोशिश की है कि मैं चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप सब तक कन्वे कर सकूं, और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बार बार दोहराई भी इसीलिए हैं कि आप उनको नोट कर लें, उनको अपने पॉइंटर्स बना के लिख लें। तो और फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप में से किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप में से हर एक पर्सन के डाउट को मैं क्लियर करूँ। तो कीप लर्निंग विद प्रियंका सिंह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ये चाहते हैं कि मैं आगे भी और वीडियोज़ बनाऊँ और आप सबके डाउट्स को क्लियर करते रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।